नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का, जिसके अंतर्गत सेक्शन ए में राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इन मूल अवधारणाओं के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। और आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोगों ने राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में अध्ययन किया और अब हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति के बारे में। और राजनीतिक संस्कृति से संबंधित यह हमारा 5वां पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कौन कौन से हैं। बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे इसे हार्ड भी समझते हैं, लेकिन ये हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप इसे समझते हुए जाएं। इसे समझकर जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप लोगों के लिए यह टॉपिक उतना ही आसान हो जाएगा। कॉपी और पेन साथ में लें और मेरे साथ इस टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़िए। एग्ज़ाम के लिहाज से भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग चर्चा करते हैं राजनीतिक संस्कृति के विविध प्रकारों के बारे में। देखो बच्चों, राजनीतिक संस्कृति को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत व्यक्त किया है। और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यह त्रासदी है कि राजनीति से संबंधित जितने भी विद्वान हैं वे अपने अपने मत व्यक्त करते हैं, अपने अपने मतानुसार। तब अपने अपने मतानुसार उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को भी परिभाषित किया है। तो अपने अपने मतानुसार उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के भी अलग अलग रूप बताए हैं। किसी विचारक ने व्यक्तियों के भाग लेने की प्रक्रिया या उन्हें किस सीमा तक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शामिल होते हैं, इसके आधार पर राजनीतिक संस्कृति का रूप बताए हैं। तो किसी ने सेना की सत्ता में भूमिका के आधार पर, तो किसी ने प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके राजनीतिक संस्कृति के विविध रूपों की चर्चा की है। तो हम लोग इन राजनीतिक संस्कृति के अलग अलग रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आमंड एम वर्बा के द्वारा बताए गए जो राजनीतिक संस्कृति के रूप हैं या राजनीतिक संस्कृति के प्रकार हैं, उनके बारे में। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। और जिस प्रकार से मैंने ये बताया है रेखा चित्र के माध्यम से, उसी रूप में आप अपने नोटबुक में उतारें। क्योंकि इसे इस प्रकार से उतारने से फ़ायदा ये है कि आप लोगों का जो एक पूरा मैटर है वह एक जगह पर ही मिल जाएगा और उसे आप कंपैरेटिव तरीके से तुलनात्मक करते हुए पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए यह याद करने में आसानी होगी। और तीसरी बात कि यह आपके माइंड से स्किप भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आमंड एम वर्बा का जो राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण है या राजनीतिक संस्कृति के जो रूप बताए हैं उनके आधार के बारे में बात करते हैं। आमंड एम वर्बा ने व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से भाग लिया जाता है, कितनी सीमा तक भाग लिया जाता है, किस रूप से भाग लेते हैं, उसके आधार पर राजनीतिक संस्कृति के विविध रूप बताए हैं। इसमें 3 रूप बताए हैं: संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, अधीन राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। आधा मतलब तो इनके नाम से स्पष्ट हो जाता है, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। अब संकीर्ण से मतलब यहाँ कोई गली या कोई रास्ता सकरा नहीं, अपितु राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार से व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित होती है और राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में व्यक्ति किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, इसके आधार पर हम इन तीनों रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, आमंड एम वर्बा के द्वारा बताई गई है। देखो, आमंड के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है या रूप बताए गए हैं उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आमंड और वर्बा दोनों ने मिलकर ये 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले संकीर्ण संस्कृति। अब जो संकीर्ण संस्कृति है उसके अंतर्गत यह होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है या राजनीतिक प्रणाली होती है उसके अंतर्गत रहने वाले नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक प्रणाली के बारे में किसी प्रकार की कोई समझ नहीं होती। उन्हें यह ध्यान नहीं होता कि प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत क्या मुद्दे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ये ध्यान नहीं होता, तो उन्हें यह भी ध्यान नहीं होता कि इस व्यवस्था को वह किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत वह किस रूप में भाग ले सकते हैं। यानी राजनीतिक मुद्दों की जानकारी का अभाव होता है और दूसरा राजनीतिक भूमिका की समझ का भी अभाव होता है। इस स्थिति के कारण इसे संकीर्ण संस्कृति कहा जाता है। क्लियर है?
संकीर्ण संस्कृति में नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में किसी प्रकार की कोई समझ नहीं होती, और व्यवस्था और प्रक्रिया के बारे में समझ नहीं होती तो उन्हें अपनी भूमिका के बारे में भी समझ नहीं होती। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह मुख्यतः आदिम जो समाज है उनके अंतर्गत पाई जाती है। विकसित व विकासशील अवस्थाओं के अंतर्गत संकीर्ण संस्कृति नहीं पाई जाती है। दूसरा है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। प्रजाभावी या अधीन संस्कृति के अंतर्गत इससे थोड़ी सी स्थिति आगे बढ़ेंगे। यानी जो आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के घटक बताए थे और उसमें पहला घटक था वह था अभिमुखीकरण, और अभिमुखीकरण के अंतर्गत ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, यानी राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति लोगों का ज्ञान बढ़ने लगता है, उन्हें जानकारियां होने लगती हैं। यह स्थिति है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली या पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कार्य प्रणाली या उसके जो व्यवहार हैं उनके बारे में जानकारियां होने लगती है, राजनीतिक मुद्दों की जानकारी उन्हें होने लगती है। यानी जानकारी तो है लेकिन उन्हें अभी तक भी अपनी भूमिका की समझ नहीं है कि किस प्रकार से हम सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सिस्टम में भाग ले सकते हैं और किस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। तो जो अधीन व प्रजाभावी संस्कृति है उसमें पहला तत्व तो है लोगों के पास राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी तो है परंतु उन्हें अपनी भूमिका का पता नहीं है, भूमिका की समझ नहीं है। और तीसरी प्रकार की जो राजनीतिक संस्कृति है वह है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। सहभागी नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी जिसके अंतर्गत भाग लेते हैं, भागीदार होते हैं, वह होती है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। अब भाग कौन लेते हैं? नागरिक, जनता, व्यक्तियों के द्वारा, और किसमें? राजनीतिक व्यवस्थाओं में। अब इसके अंतर्गत जो आमंड के द्वारा बताए गए अभिमुखीकरण है उसका मूल्यांकनात्मक रूप इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। सहभागी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, राजनीतिक मुद्दों के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक सिस्टम के बारे में जानने भी लगते हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन भी करने लगते हैं। वह है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। यानी व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे इसके बारे में जानने लगते हैं और यह भी जानने लगते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं जो इस व्यवस्था के अंतर्गत तो पूरी तरह से नहीं था और अधीन में यह अल्प अवस्था में था, केवल मुद्दों की जानकारी थी, जबकि सहभागी में मुद्दों की, व्यवस्था की जानकारी भी हो जाती है और व्यक्तियों को, नागरिकों को अपनी भूमिका का भी पता चलता है कि वह किस प्रकार से शासन को प्रभावित कर सकते हैं और वह इसका प्रयोग करते हैं सहभागी होकर। इसीलिए इसका नामकरण है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। अब नेक्स्ट है आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का जो वर्गीकरण है, राजनीतिक संस्कृतियों के जो रूप हैं वह आमंड ने जो प्रचलित शासन व्यवस्थाएं थी उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात अनुभव एवं प्रचलित संस्कृतियों के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया। आंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति, गैर पश्चिमी पूर्व औद्योगिक राजनीतिक संस्कृति और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति। अब राजनीतिक संस्कृति कहूँ या व्यवस्था कहूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। राजनीतिक व्यवस्था एक देश का प्रतिनिधित्व करती है और जो संस्कृति है वह उस देश की जो राजनीतिक प्रणाली है उसको इंगित करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्कृति को ही इंगित करती है। यहाँ इस चैप्टर के संदर्भ में इस बात को आप समझिएगा। अब सबसे पहले जो आमंड ने बताया है प्रकार वह है आंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। इस राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि वहाँ की राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत उदारवादी मूल्य होते हैं, सामंजस्यकारी प्रवृत्ति होती है। उदारवादी मूल्य होने के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं और नागरिकों की इन स्वतंत्रताओं की रक्षा राज्य के द्वारा की जाती है। अब इस प्रकार का उदाहरण हम लोगों को ब्रिटेन में देखने को मिलता है जो ये बताता है कि वहाँ पर नागरिक विभिन्न परंपराओं का अनुसरण करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं और जो सामंजस्यकारी स्वरूप है वह भी ब्रिटेन में देखने को मिलता है, जहाँ लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों समानांतर रूप से वहाँ पर कायम है। तो यह कैसा रूप है? यह
समन्वयकारी का रूप है। इसी कारण 2 विश्व युद्धों की मार झेल लेने के पश्चात भी ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था टस से मस नहीं हुई। तुलनात्मक अध्ययन आमंड के द्वारा किया गया था, जिसकी हम लोगों ने पहले चर्चा की है। तो इस प्रकार से उदारवादी मूल्यों और सामंजस्यकारी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत प्रवृत्ति होने के कारण वहाँ के देशों की राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहती है, शीघ्र परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार की क्रांतियां नहीं होती, क्योंकि वहाँ सामंजस्य कोऑर्डिनेशन का जो गुण है एक प्रमुख प्रवृत्ति है। और शासन व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार है। तो यह हम लोगों ने पढ़ी आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। अब महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यूरोपीय देशों का उदाहरण ही आमंड ने बताया है और कहा है कि यहाँ पर भी उदारवादी मूल्य हैं, उदारवादी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सामंजस्यकारी गुण नहीं है। उदारवादी व्यवस्था तो है, लेकिन सामंजस्यकारी गुण नहीं है, और इसके अभाव में अनेक उप संस्कृतियों का जन्म होता है। यानी एक संस्कृति प्रचलन में नहीं होती, अनेक उप संस्कृतियाँ जन्म ले लेती हैं, जिसके कारण इन उप संस्कृतियों के मध्य संघर्ष होता है, और वह संघर्ष राजनीतिक हिंसा प्रतिहिंसा के रूप में देखने को मिलता है। इसका उदाहरण आमंड ने बताया है कि फ्रांस और जो जर्मनी है वह इस शासन व्यवस्था का उदाहरण है, जहां शासन व्यवस्था में उथल पुथल मची रहती है, संविधान परिवर्तन होते रहते हैं, शासन परिवर्तन होते रहते हैं। और यह ध्यान रखिएगा कि आमंड के द्वारा जो ये वर्गीकरण किया गया था वह पूर्व में किया गया था, पूर्व की व्यवस्था का किया गया था। परिस्थितियों और समय के अनुरूप संस्कृतियां परिवर्तित होती रहती हैं, और इसके कारण शासन व्यवस्थाओं का रूप भी परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। गैर पश्चिमी यानी गैर पश्चिमी देशों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया है, और वे देश जो अभी औद्योगिक अवस्था के पूर्व में ही हैं, प्रारंभ में ही हैं, और जहां पर अभी औद्योगिक व्यवस्था का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, क्योंकि ये देश अभी नवोदित स्वतंत्र है। यहाँ पर लोकतंत्र अभी नवजात अवस्था में है, और लोकतंत्र नवजात अवस्था में है तो राजनीतिक संस्कृति भी नवजात अवस्था में है। राजनीतिक संस्कृति के निश्चित प्रतिमान नहीं बने, निश्चित मानक नहीं बने, यानी व्यक्तियों के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के लिए निश्चित व्यवहार और आदतों का डेवलप अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लोकतंत्र नवजात अवस्था में है, राजनीतिक संस्कृति भी नवजात अवस्था में है, और औद्योगिकरण भी नवजात अवस्था में है, अभी विकास की अवस्था में है। और ये देश कैसे हैं? अल्प विकसित देश हैं, जो पिछड़े हुए हैं और अभी विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत उन देशों को शामिल किया है आमंड ने जो एशिया और अफ्रीका के पूर्व उपनिवेश थे, उन देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। तो क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसे मेरे साथ साथ नोट करते हुए लिखिए। नेक्स्ट है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। सर्वाधिकार, सभी अधिकार जब एक व्यक्ति, एक सत्ता या एक दल के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, वह व्यवस्था होती है सर्वाधिकारवादी व्यवस्था। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुण होता है सर्वाधिकारिता का, यानी अधिनायकत्व का। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है, यहाँ पर जनता की किसी प्रकार से कोई बात नहीं सुनी जाती है। तो जनता की नहीं सुनी जाती है तो राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत उदारवादी मूल्य नहीं होते, अपितु एक निश्चित प्रतिमान होता है संस्कृति का, निश्चित व्यवहार, निश्चित आदतें होती हैं जिनका अनुसरण लोगों को करना होता है, और यह शासन निर्धारित करता है। जैसा कि नाजी जर्मनी के अंतर्गत होता था, मुसोलिनी के इटली के अंतर्गत होता था, जनवादी चीन के अंतर्गत तथा उत्तरी कोरिया के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। वहाँ न उदारवाद है, न वहाँ पर सामंजस्यकारी जैसे तत्व है। एक निर्धारित की गई संस्कृति का अनुसरण लोगों के द्वारा किया जाता है। उत्तरी कोरिया में तो ये हाल है कि वहाँ का जो किम जोंग है वह कटिंग निर्धारित कर देता है कि इस तरह की हेयर स्टाइल, इस तरह की मतलब केश सज्जा रखी जाएगी लोगों के द्वारा, और लोगों के द्वारा उसका अनुसरण करना आवश्यक होता है। तो व्यक्तिगत क्षेत्र में इतना इंटरफेयर है, व्यक्तिगत क्षेत्र में इस प्रकार का दबाव है, तो राजनीतिक क्षेत्र में कितना होगा सोचिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी और अलोकतांत्रिक तत्वों की बहुलता होती है, जहां किसी प्रकार का कोई विरोधी पक्ष नहीं होता, कोई विरोधी दल नहीं होता, कोई विरोधी व्यक्ति नहीं होता, और होता है तो उसका अस्तित्व थोड़े समय पश्चात नहीं होता। तो ये सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं का गुण है।
इस प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन किया आमंड के अनुसार अनुभव एवं प्रचलित संस्कृतियों के आधार पर 4 रूपों में राजनीतिक संस्कृतियों का वर्गीकरण। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फाइनर के अनुसार राजनीतिक संस्कृतियों के रूप। फाइनर ने सत्ता शासन व्यवस्था के अंतर्गत सेना की भूमिका के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो परिपक्व राजनीतिक संस्कृति होती है उसके अंतर्गत सेना का कम से कम भाग लेना होता है, यानी सेना कम से कम भूमिका निभाती है। जब इसके पश्चात जो क्रमशः शासन व्यवस्थाएं बताई गई हैं इनके अंतर्गत उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है सेना की भूमिका, सेना का रोल शासन व्यवस्थाओं में अधिक बढ़ जाता है, यानी विकसित में परिपक्व से कुछ अधिक, फिर निम्न के अंतर्गत सेना की भूमिका विकसित से अधिक, और फिर न्यून स्तरीय के अंतर्गत सबसे अधिक सेना की भूमिका देखने को मिलती है शासन व्यवस्थाओं में। यानी राजनीतिक प्रणाली का कार्य है कि वह शासन संबंधी कार्य करे और सेना का कार्य है कि वह सैन्य कार्य करे, यानी रक्षा का कार्य करे, युद्ध संबंधी कार्य करे। लेकिन जब सेना के द्वारा शासन व्यवस्था का कार्य संभाल लिया जाता है तो इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का जन्म होता है, जिन्हें उन्होंने वर्गीकृत किया है परिपक्व, विकसित, निम्न और न्यून स्तरीय। अब परिपक्व में सेना की भूमिका शासन सत्ता में सबसे कम होती है और उसके बाद उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और न्यून स्तरीय के अंतर्गत सबसे अधिक सेना की भूमिका होती है। छोटा प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का। इसका उदाहरण जैसे हम लोग देख सकते हैं पाकिस्तान, जहां पर सेना की बहुत अधिक भूमिका है शासन व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वाइजमैन के द्वारा बताया गया राजनीतिक संस्कृतियों का जो रूप है उसके बारे में। वाइजमैन ने राजनीतिक संस्कृतियों के 6 रूप बताए हैं। अब उसके 2 आधार उन्होंने माने हैं, एक है विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति और दूसरा है मिश्रित राजनीतिक संस्कृति। अब जो इनका विशुद्ध रूप है राजनीतिक संस्कृतियों का, जो आमंड एवं वर्बा के द्वारा बताए गए राजनीतिक संस्कृतियों के रूप से काफ़ी मिलता जुलता है, और कई बार इस पर ही प्रश्न आ जाता है कि वाइजमैन की संकुचित राजनीतिक संस्कृति आमंड के द्वारा बताई गई कौन सी राजनीतिक संस्कृति से मिलान करती है। इस प्रकार से विशुद्ध रूप से 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां बताई है, संकुचित, पराधीन और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो एक प्रकार की विशुद्ध रूप देखने को नहीं मिलेगा, यानी उनके मिश्रित रूप ही देखने को मिलेंगे, और मिश्रित रूप के माध्यम से ही एक मिलीजुली राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होगा। जैसे कि संकुचित पराधीन, पराधीन सहभागी या संकुचित सहभागी, इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां ही मुख्यतः देखने को मिलती हैं। वाइजमैन कहते हैं कि संकुचित राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जनता की भागीदारी सब प्रकार से कम होती है, यानी ये आदिम व्यवस्थाओं का गुण है, और इसके अंतर्गत जनता राजनीतिक प्रणाली के बारे में, राजनीतिक सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, और राजनीतिक मुद्दों को किस प्रकार से प्रभावित करना है, यानी विरोध करना है, सहमति करनी है कि क्या करना है, उन्हें राजनीतिक सिस्टम के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। दूसरी है पराधीन। पराधीन के अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी होती है, लेकिन उन्हें क्यों, क्या, कैसे, इस बात का पता नहीं होता है कि किस प्रकार से हम सिस्टम के अंतर्गत शामिल हो पाएंगे। और तीसरी है सहभागी। उन्हें राजनीतिक मुद्दों का भी पता होता है, उन्हें राजनीतिक भूमिका का भी पता होता है, और नागरिक राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत सहभागी हो पाते हैं। इसी प्रकार से मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों के अंतर्गत इन्होंने संकुचित, पराधीन, जिसके अंतर्गत संकुचित और पराधीन दोनों के गुण शामिल होते हैं, यानी कुछ स्थिति के अंतर्गत तो पता नहीं होता है कि राजनीतिक प्रणाली क्या है, और कुछ स्थितियों के अंतर्गत पता होता है लेकिन भूमिका नहीं होती है। दूसरी है सहभागी पराधीन। इसके अंतर्गत कुछ लोग तो भाग लेते हैं। अब कुछ लोगों से यहाँ तात्पर्य होता है कि शहरी और ग्रामीण, जो शहरी लोग होते हैं वे राजनीतिक संस्कृतियों के अंतर्गत या राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपनी सहभागी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, जबकि जो ग्रामीण लोग हैं वे पराधीन अवस्था के अंतर्गत ही होते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं को दूर से खड़े होकर ताकते हैं कि ये हो रहा है, घटित हो रहा है, देख रहे हैं, लेकिन अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते। और तीसरी है संकुचित सहभागी। और संकुचित सहभागी के अंतर्गत कुछ नागरिकों का वर्ग, कुछ व्यक्तियों का वर्ग तो ऐसा होता है कि जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि हो क्या रहा है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सक्रिय होकर राजनीतिक व्यवस्थाओं का हिस्सा बनते हैं।
इस प्रकार से हम लोगों ने वाइजमैन के अनुसार 6 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों को पढ़ा, जिसके अंतर्गत विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियों के 3 रूप, संकुचित, पराधीन और सहभागी, और मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों के अंतर्गत संकुचित, पराधीन, सहभागी, पराधीन और संकुचित सहभागी, इन रूपों के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग अध्ययन करते हैं जन संस्कृति और अभिजनवादी संस्कृति का। देखो, जन संस्कृति क्या होती है? साधारण जन से जिसका संबंध होता है, वह संस्कृति जिसका अनुपालन साधारण जनता के द्वारा किया जाता है, तो वह होती है जन संस्कृति। और अभिजनवादी संस्कृति वह संस्कृति जिसका संबंध अभिजनों से होता है। अभिजन कौन होते हैं? अभिष्ट, विशिष्ट लोग, समाज के वे लोग जो विशिष्ट पदों पर आरूढ़ होते हैं और जिनके पास समाज की या राज व्यवस्था की प्रमुख शक्तियों का केंद्र अवस्थित होता है, जैसे कि राजनेता, जैसे कि फिल्म स्टार, जैसे कि क्रिकेटर्स, जैसे कि पत्रकार, जैसे कि साइंटिस्ट। ये वो लोग होते हैं जिनका संबंध प्रमुख शासन व्यवस्थाओं से इस रूप में जुड़ा होता है कि वे इसे लगातार प्रभावित करते रहते हैं, और बाकी साधारण लोग तो इनका अनुसरण करते ही रहते हैं। इसके अंतर्गत वे लोग भी शामिल होते हैं जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, यानी ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जिन्हें शासन व्यवस्थाओं की तकनीकी जानकारियाँ होती हैं, शासन नियमों का जो निर्माण करने में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से एक निश्चित विचारधारा वाले लोग होते हैं अभिजन वर्ग में, परंतु ये संख्या में अल्प होते हैं, कुछ होते हैं। इसीलिए इनका आधार बताया है मात्रात्मक, यानी इनमें मात्रात्मक आधार पर अंतर होता है। जन संस्कृति विशाल होती है क्योंकि ये विशाल जन समूह से संबंधित होती है, जबकि अभिजनवादी संस्कृति है वह एक छोटे वर्ग से, अल्प वर्ग से, लेकिन शक्तिशाली वर्ग से संबंधित होती है। इसीलिए इनमें अंतर है शक्ति के आधार पर भी। लेकिन जन संस्कृति शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावित नहीं कर पाती, केवल वोट देकर इतिश्री कर लेती है अपने कर्तव्यों की, क्योंकि ये यहीं तक ही सीमित होती है। उसके बाद ये भी भूल जाते हैं प्रतिनिधियों को, और इनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी इन्हें भूल जाते हैं। परंतु अभिजनवादी संस्कृति के लोग लगातार शासन व्यवस्था से संबंधित अपने हितों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, लगातार शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, उसे प्रभावित करते रहते हैं। इसीलिए इनकी अपेक्षाएं भी जन संस्कृति से अलग होती हैं, क्योंकि इनके हित अलग होते हैं और ये लगातार शासन व्यवस्था से संपर्क में आकर अपने हितों की पूर्ति करवाते रहते हैं। इस प्रकार से बच्चों, हम लोगों ने जन संस्कृति और अभिजनवादी संस्कृति के बारे में पढ़ा। इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। अब बच्चों, जो संस्कृति है वह एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसे हम लोगों ने राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत पढ़ा ही था कि संस्कृति एक गतिशील प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब यह परिवर्तन समाजीकरण के द्वारा या नवीन परिवर्तनों को आत्मसात करने के कारण या संस्कृति की जो सामंजस्यकारी प्रवृत्ति है उसके कारण होता है। इसका मूल कारण होता है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश में जिस प्रकार से परिवर्तन आते रहते हैं, वैसे ही राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन आते रहते हैं। यह बताना इसलिए उचित है कि जो राजनीतिक संस्कृतियों के हम लोगों ने प्रकार बताए हैं, अब ये प्रकार निश्चित तो किए गए हैं पूर्व अध्ययनों के आधार पर, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सामाजिक परिवेश बदलता है, वैसे वैसे राजनीतिक व्यवहार की आदतें बदलती हैं, राजनीतिक मानदंड बदलते हैं, लोगों की विचारधाराएं बदलती हैं, जिसके कारण राजनीतिक संस्कृति भी बदलती है। इसलिए संस्कृति एक गतिशील अवधारणा है। जैसे कि भारत का ही उदाहरण ले लें। हम लोग आज़ाद हुए, आज़ादी के पश्चात हम लोगों ने कुछ नए सांस्कृतिक राजनीतिक मानकों को अपनाया, उनका अनुसरण किया और एक निश्चित राजनीतिक संस्कृति का गठन किया, उसका अनुसरण किया। लेकिन 1990 तक आते आते हम लोगों ने एक नवीन राजनीतिक संस्कृति का आवरण ओढ़ लिया, उदारवाद और वैश्वीकरण को अपनाया, जिसके कारण न केवल व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन अपितु आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी जीवन प्रभावित हुए और एक नवीन राजनीतिक संस्कृति का जन्म हुआ। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति एक गतिशील अवधारणा है जो विविध व्यवस्थाओं के अंतर्गत गतिशील होती रहती है, अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। आज के वीडियो में हम लोगों ने राजनीतिक संस्कृति के विविध रूप यानी प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखें, लेकिन इसे जरूर समझें।
क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण के मध्य क्या संबंध है। इसके साथ ही जानेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।